हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कमर्शियल कोड एक्ट 2015 के बारे में। आज हम कमर्शियल कोड एक्ट 2015 को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म के अंदर। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप गैदर करना चाहते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल कोड एक्ट 2015, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं द कमर्शियल कोड एक्ट 2015। इस एक्ट को हम बिल फॉर क्विक रेजोल्यूशन ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट पास इन लोकसभा भी कह सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये बनता है कि हमारी जो ये कमर्शियल कोड एक्ट है ये कहां पर पास हुआ। तो जवाब ये है कि हमारा जो कमर्शियल कोड एक्ट है इसका बिल हमारा पास हुआ है लोकसभा के अंदर। ये सवाल आपका प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है कि ये जो बिल था कमर्शियल कोड एक्ट का ये कहां पर पास हुआ। तो ये पास हुआ है हमारा लोकसभा के अंदर। तो लोकसभा ने जो ये बिल पास किया है वो इसलिए किया है क्योंकि जितने भी कमर्शियल डिस्प्यूट होंगे और जिन कमर्शियल डिस्प्यूट्स की जो वर्थ होगी यानी कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू होगी वो 3 लाख रुपए की होगी या उससे ज्यादा की होगी, तो आप उस केस को लेकर के किसी सिविल कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, आप उसको लेकर के कमर्शियल कोर्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कमर्शियल डिस्प्यूट की वर्थ स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारा 2015 का जो एक्ट है वो कहता है कि इसकी जो वर्थ है, इसकी जो स्पेसिफाइड वैल्यू है वो 3 लाख रुपए की होनी चाहिए। साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2018 का जो एक्ट था वो क्या कहता था, तो वो कहता था कि इसकी जो वर्थ है, इसकी जो स्पेसिफाइड वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। तो अब उस 1 करोड़ को रिड्यूस करके 3 लाख रुपए के ऊपर लेकर के आ गए हैं अमेंडमेंट के बाद में, ताकि जितने भी हमारे कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं जिनकी वैल्यू हमारी 3 लाख रुपए है या उससे ज्यादा है, उनका जो बर्डन है वो सिविल कोर्ट्स के ऊपर ना जा करके जो हमारी कमर्शियल कोर्ट्स हैं वो इसको डिसाइड करें। तो हमारा जो सवाल है वो ये है कि जो स्पेसिफाइड वैल्यू है किसी भी कमर्शियल डिस्प्यूट की वो कितनी होनी चाहिए। अगर हमें केस डालना है कमर्शियल कोर्ट के अंदर तो उसकी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए हमारी 3 लाख रुपए, और अगर अमेंड होने से पहले कितनी थी, वो थी हमारी 1 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस बिल को पास करवाने की, इस बिल को लाने की, इस लिटिगेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, लोग बाग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, हमारी इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो कमर्शियल बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ कमर्शियल बिजनेसेस के बढ़ने की वजह से कमर्शियल डिस्प्यूट्स भी बढ़ रहे हैं। तो अब नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स जो हैं कमर्शियल डिस्प्यूट्स वो इंटरनेशनल लेवल पे और साथ ही डोमेस्टिक लेवल पे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अगर वो सारे के सारे केसेस हम सिविल कोर्ट के पास में लेकर के जाएं तो उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसी बर्डन को कम करने के लिए ये बिल को पास कराया गया ताकि जो बर्डन कम हो और क्विक रेजोल्यूशन निकले। ये दो चीजों के लिए, एक तो सिविल कोर्ट के ऊपर से बर्डन कम करने के लिए और साथ ही क्विक रेजोल्यूशन के लिए। तो अब जो है हमारा क्विक रेजोल्यूशन से हमारा एक फायदा और भी होता है कि जो हमारा ईज ऑफ डूइंग वर्क है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको भी बड़ा सपोर्ट मिलता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ है उसका काफी जल्दी से क्विक रेजोल्यूशन हो रहा है। किसी डिस्प्यूट का अगर क्विक रेजोल्यूशन हो रहा है तो हमारे जो बिजनेस करने वाले हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो फाइनेंसर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका काफी जल्दी से अगर किसी भी डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होता है तो उनको फायदा होता है। उनको, आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट है, आप जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि आपका इसका रेजोल्यूशन निकले, और अगर उनका रेजोल्यूशन निकलता है तो फिर वो अपने काम को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक क्विक रेजोल्यूशन के लिए ये बिल पास कराना बहुत जरूरी था। तो अगर कोई डिस्प्यूट हमारा डोमेस्टिक लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो तो उन डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए इस बिल को पास कराया गया। ओवरसी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, तो उन डिस्प्यूट्स की वजह से जो कोर्ट के ऊपर बर्डन था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और उस बर्डन को ही कम करने के लिए ये कमर्शियल कोर्ट्स का जो आइडिया है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस बिल को पास करने के बाद में 3 तरह के कोर्ट बनाए गए। सबसे पहला तो हमारा कमर्शियल कोर्ट है, दूसरा हमारा कमर्शियल डिवीजन है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एक कमर्शियल कोर्ट होता है और दूसरा कमर्शियल डिवीजन होता है।
और इन दोनों की ही अपील के लिए हमें कहाँ जाना होता है? कमर्शियल अपीलेट डिवीजन के अंदर, ठीक है ना। कमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट के अंदर हमें जाना होता है इन दोनों की अपील के लिए। चलिए एक बार अलग अलग करके इन तीनों ही कोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल कोर्ट के बारे में। क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है, कमर्शियल कोर्ट हमारा किस लेवल की कोर्ट होती है? तो कमर्शियल कोर्ट जो होती है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट होती है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसी लेवल की कोर्ट हमारी कमर्शियल कोर्ट भी होती है। तो हमारा कमर्शियल कोर्ट जो है वो इक्विवेलेंट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। अच्छा, अब जो हमारा कमर्शियल कोर्ट है इसे सेटअप कौन करता है? जो हमारा कमर्शियल कोर्ट है इसको सेटअप कौन करेगा? तो इसका आंसर ये है कि हमारे कमर्शियल कोर्ट को हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेटअप करती है। और साथ ही हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हमारी उस कमर्शियल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो भी डिसाइड करती है कि इतना जो एरिया है वो आपके अंडर में आता है। तो कमर्शियल कोर्ट के अंदर में जितना एरिया आएगा उस एरिया के अंदर जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे वो कौन सा कमर्शियल कोर्ट डिसाइड करेगा, उस चीज को डिसाइड करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो एक ही स्टेट के अंदर काफी सारी कमर्शियल कोर्ट्स भी हो सकती हैं, जिस तरीके से हमारे एक ही स्टेट के अंदर काफी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। अब हमारा कमर्शियल जो कोर्ट है वो सेटअप कर दिया हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने। अब इसके लिए हम जजेस को अपॉइंट करेंगे। तो हमारे इन जजेस को, जो कमर्शियल कोर्ट के जजेस होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा, उन जजेस का लेवल क्या होगा, और उन जजेस को जो अपॉइंट कर रहे हैं वो कौन अपॉइंट करेगा? तो देखिए, जो हमारे कमर्शियल कोर्ट के जजेस होंगे उनको हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हमारे कमर्शियल कोर्ट के जजेस को, लेकिन वो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा उस स्टेट का, उसके साथ में कंसल्ट करने के बाद ही अपॉइंट करेगी, ठीक है ना। तो ये जो एक्ट है ये एम्पावर करता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपॉइंट करे वन और मोर पर्सन एज अ जज ऑफ कमर्शियल कोर्ट, ठीक है ना। तो जो हमारा एक्ट है ये वन और मोर पर्सन को अपॉइंट करने के लिए एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है जजेस को अपॉइंट कीजिए। अब जिस जज को हम अपॉइंट कर रहे हैं वो सबसे पहली चीज तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो हायर जुडिशरी वाले होते हैं। तो जो लेवल उनका होता है हमारे हायर जजेस का, जो एपिलेट जजेस होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, जो लेवल उनका होता है बिल्कुल वही सेम लेवल हमारे कमर्शियल कोर्ट के जजेस का भी होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखा जाता है। हमारे जो सीजीआई हैं उनसे कंसल्ट करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद ही वो कमर्शियल कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करती है। अब एक बार हम ये और समझ लें कि भाई कमर्शियल डिस्प्यूट क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई पेमेंट का डिफॉल्ट है या फिर डिफॉल्ट है किसी सेल्स एंड गुड्स की डिलीवरी का, या फिर कोई और मैटर है जो रिलेट करता है किसी ट्रांजैक्शन से, जो ट्रांजैक्शन हुई है बिटवीन मर्चेंट, बैंकर, फाइनेंसर, ट्रेडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं या फिर किसी पेमेंट का डिफॉल्ट है तो उन डिफॉल्ट्स को हम बोलेंगे कमर्शियल डिस्प्यूट्स, ठीक है ना। स्पेसिफाइड वैल्यू की हमने बात कर ली है कि अब 2015 वाले एक्ट के अंदर इसको हम रिड्यूस, पहले ये 1 करोड़ थी कि अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा की वैल्यू का अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए आप कमर्शियल कोर्ट के अंदर या कमर्शियल डिवीजन के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से ज्यादा है इस कमर्शियल डिस्प्यूट की, तो आप अपने केस को लेकर के कमर्शियल कोर्ट या कमर्शियल डिवीजन के अंदर जा सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि पहले इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। कमर्शियल कोर्ट जो है हमारी, मान लीजिए एक हमारी कमर्शियल कोर्ट है और हाई कोर्ट जो है वो भी एक्सरसाइज कर रही है अपनी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन को, तो क्या कमर्शियल कोर्ट उस जगह पर होगी जहां पर हमारी हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर रही है? तो जिस जगह पर हमारी हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करती है उस जगह पर कमर्शियल कोर्ट्स नहीं होती, ठीक है ना। उस जगह पर क्या होती है? उस जगह पर उसी हाई कोर्ट के अंदर कमर्शियल डिवीजन होती है। एक साइड तो कमर्शियल कोर्ट होती है और जहां पर हाई कोर्ट उस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को
एक्सरसाइज कर रही होती है, वहां पर कमर्शियल डिवीजन होती हैं, और वो जो डिवीजन होती हैं वो हमारी हाई कोर्ट के अंदर होती है। अब जो हमारी कमर्शियल डिवीजन होती हैं वो हमारी सेटअप होती हैं इन द हाई कोर्ट। इस चीज को हमने समझ लिया। जो हमारी कमर्शियल कोर्ट्स हैं वो हमारी सेटअप होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं उसी तरीके से कमर्शियल कोर्ट्स होती हैं, जहां पर हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन का एक्सरसाइज नहीं कर रही होती है, वहां पर कमर्शियल कोर्ट्स होती हैं। और जहां पर हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल कर रही होती है, एक्सरसाइज कर रही होती है, वहां पर उसी हाई कोर्ट के अंदर कमर्शियल डिवीजन होती है। अब ये जो हमारी कमर्शियल डिवीजन हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से हाई कोर्ट्स के अंदर ये हमारी कमर्शियल डिवीजन है। ये हमारी 5 स्टेट्स के अंदर हमारी कमर्शियल डिवीजन हैं। सबसे पहला दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर है, दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट, तीसरा कैलकाटा हाई कोर्ट, चौथा मद्रास हाई कोर्ट और पांचवा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। इन 5 जगहों पर हमारी कमर्शियल डिवीजन है और बाकी स्टेट्स के अंदर हमारी कमर्शियल कोर्ट्स है। ठीक है ना। तो अब जो हमारी कमर्शियल डिवीजन है इसको कौन सेटअप करता है? जो हमारी कमर्शियल डिवीजन है इसको हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट होते हैं, जो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे जिस भी स्टेट के, उस स्टेट के चीफ जस्टिस उस कमर्शियल डिवीजन को सेटअप करते हैं। अब यहां तक हमने बात कर ली कि भाई कमर्शियल डिवीजन की बात हो गई। अब एक और कोर्ट होती है हमारी जिसे हम कहते हैं कमर्शियल एपिलेट डिवीजन। कमर्शियल एपिलेट डिवीजन यानी कि अगर कोई भी अपील होगी, ये एक एपिलेट होती है, ये एपिलेट कोर्ट होती है। अगर कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट हमारा डिसाइड हुआ है किसी कमर्शियल कोर्ट के अंदर या फिर कमर्शियल डिवीजन के अंदर और उसके ऑर्डर से हम नाखुश हैं, तो हम उसकी अपील लेकर के कहाँ जाएंगे? तो उसकी अपील को लेकर के हम कमर्शियल एपिलेट डिवीजन के अंदर जाएंगे। अब जो हमारी कमर्शियल एपिलेट डिवीजन होती है इसको कौन सेटअप करता है और ये कहाँ सेटअप होती है? ये सेटअप होती है हमारी हाई कोर्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर। हर हाई कोर्ट के अंदर एक कमर्शियल एपिलेट डिवीजन होगी और ये सुनती है सारी अपील्स को अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमर्शियल डिवीजन एंड ऑर्डर ऑफ कमर्शियल कोर्ट। तो कमर्शियल कोर्ट का कोई ऑर्डर होगा या फिर कमर्शियल डिवीजन का कोई ऑर्डर होगा, उसकी अपील के लिए अगर आपको जाना है तो आप जाएंगे कमर्शियल एपिलेट डिवीजन के अंदर, जो कि होती है हाई कोर्ट के अंदर सेटअप। और अगर कोई अपील अराइज होती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर के अंदर, तो वो भी हमारी फाइल होगी एपिलेट डिवीजन के अंदर, कमर्शियल एपिलेट डिवीजन के अंदर। अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के अंदर मैटर डिसाइड होता है और उसकी अपील के लिए अगर आपको जाना है तो उसके लिए भी आपको आना पड़ेगा कमर्शियल एपिलेट डिवीजन के अंदर। अभी जो हमारी कमर्शियल एपिलेट डिवीजन होती है इसको कौन सेटअप करता है? तो जैसे हमने बताया कि कमर्शियल डिवीजन को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सेटअप करता है, तो कमर्शियल एपिलेट डिवीजन को भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही सेटअप करते हैं। अब जो हमारा इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कमर्शियल कोर्ट जजेस। तो देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको कि हमारा जो कमर्शियल कोर्ट होता है उसके अंदर अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, ठीक है ना। तो द एक्ट एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट वन और मोर पर्सन एज अ जज ऑफ कमर्शियल कोर्ट। ये चीज हमने पहले देख ली है कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो एक या एक से ज्यादा पर्सन को एज अ जज अपॉइंट करेगी इन कमर्शियल कोर्ट, ठीक है। और जो पर्सन सेलेक्ट हुआ होगा उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए कमर्शियल कोर्ट्स के अंदर, कमर्शियल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन मैटर्स के अंदर वो ऑलरेडी डील कर चुका हो, उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी को कमर्शियल कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। अब यहाँ तो अपॉइंट कर रहे हैं और जिसको अपॉइंट कर रहे हैं कमर्शियल कोर्ट के अंदर वो हमारा जो सीजे है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट से पहले जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट होगी उसको सीजे के साथ में कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो हमारे कमर्शियल कोर्ट के अंदर अगर कोई अपॉइंटमेंट हो रही है किसी जज की तो वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सीजे के साथ में कंसल्टेशन के साथ।
और जो इनका जो कैरेट होगा, जो हमारे कमर्शियल कोर्ट के जो जजेस होंगे उनका जो कैरेट होगा वो हायर जुडिशियल सर्विसेज वाला जो होगा, जो हायर जुडिशियल सर्विसेज होती है उस स्टेट के अंदर, उस लेवल के जो जजेस होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा एज अ जज इन कमर्शियल कोर्ट। अब जो हमारा जो कमर्शियल डिवीजन होती है इसके अंदर नॉमिनेशन होता है। जो हमारे कमर्शियल कोर्ट थी उसके अंदर अपॉइंटमेंट हो रही थी जजेस की, और जो हमारा कमर्शियल डिवीजन है इसके अंदर नॉमिनेशन होगी जजेस की। तो कमर्शियल डिवीजन विल कंप्राइज ऑफ वन और मोर बेंच कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल जज। अब जो कमर्शियल डिवीजन होगी इसके अंदर एक या एक से ज्यादा बेंचेस होंगी, लेकिन उनके अंदर जो जजेस होंगे वो सिंगल जज होंगे। ठीक है ना, इस चीज को जरा ध्यान में रखना है आपको कि कमर्शियल डिवीजन के अंदर एक या एक से ज्यादा बेंचेस हो सकती हैं, लेकिन जो जजेस होंगे उसके अंदर वो सिर्फ सिंगल जज होगा। जो कमर्शियल डिवीजन का जज होगा वो सिंगल जज होगा। और जो कमर्शियल एपिलेट डिवीजन होगी उसके अंदर एक या एक से ज्यादा बेंच हो सकती है, लेकिन जो उसके अंदर जज होंगे वो 2 जजेस होंगे। ठीक है ना, तो जो 2 जजेस हमारे एपिलेट डिवीजन के अंदर होंगे और जो हमारी जो कमर्शियल डिवीजन है खाली उसके अंदर सिंगल जज होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हाई कोर्ट के अंदर जो कमर्शियल डिवीजन है उस डिवीजन के अंदर कितने जजेस होते हैं। तो सिंगल जज की बेंच होती है, और जो एपिलेट डिवीजन होगी उसके अंदर 2 जजेस की बेंच होती है। अब हम बात कर लेते हैं फाइलिंग एंड डिस्पोजल्स के बारे में कि जो अपील है हमारी वो फाइल कैसे होगी और वो डिस्पोज किस तरीके से होगी। तो अपील टू द कमर्शियल एपिलेट डिवीजन मस्ट बी मेड विद इन 60 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। यानी कि कमर्शियल कोर्ट है या कमर्शियल डिवीजन है, तो जो दोनों ने जो भी ऑर्डर अपना पास कर दिया है उसके लिए अगर आपको अपील के अंदर जाना है तो अपील के अंदर जाने के लिए आपके पास में टाइम है सिर्फ 60 डेज का। इस चीज ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास में कितने दिन का टाइम होता है अपील के अंदर जाने के लिए। कमर्शियल एपिलेट डिवीजन के अंदर जाने के लिए हमारे पास कितने दिन का टाइम होता है आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल डिवीजन। हमारा आंसर है 60 डेज। 60 डेज के अंदर अंदर हमें अपील फाइल करनी होती है। अब एक टाइम लिमिट बताइए, टाइम लिमिट फॉर कमर्शियल एपिलेट डिवीजन टू डिस्पोज ऑफ द मैटर। अब मान लीजिए कि हमारी अपील जो है वो कमर्शियल एपिलेट डिवीजन के अंदर फाइल हो गई, तो फाइल होने के बाद में कितनी टाइम लिमिट हमारे कमर्शियल एपिलेट डिवीजन को दी गई है कि आपको इतने टाइम लिमिट के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना ही करना है, उसको उसके ऊपर अपना फैसला सुनाने सुनाना। तो वो आंसर है हमारा 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर हमारी जो एपिलेट डिवीजन होगी वो अपना फैसला सुना देगी, उस केस को डिस्पोज ऑफ कर देगी। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग सूट्स। मान लीजिए कि अब हमारे जो सूट्स थे जो ऑलरेडी हमारे सिविल केसेस जो थे हमारे सिविल कोर्ट के अंदर चल रहे थे, इस एक्ट के आने के बाद में उनको ट्रांसफर किस तरीके से किया, जो पेंडिंग सूट्स थे ऑलरेडी उनको ट्रांसफर किस तरीके से किया। तो ऑल सूट्स ऑफ वैल्यू 1 करोड़ और मोर देन द पेंडिंग इन हाई कोर्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू कमर्शियल डिवीजन ऑफ द कोर्ट। तो जिनकी वैल्यूज 1 करोड़ रुपए थी उस टाइम पर, जब पहले 1 करोड़ का हमारा बिल पास हुआ था, तो जिनकी 1 करोड़ रुपए वैल्यू थी या उससे ज्यादा थी और वो सूट हमारे पेंडिंग में थे, उनको हाई कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग में थे उनको हमने भेज दिया अपने कमर्शियल डिवीजन ऑफ द कोर्ट के अंदर। सिमिलरली जितने भी हमारे सूट थे जिनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी और वो पेंडिंग थे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, उनको हमने कहां पर ट्रांसफर किया, उनको हमने अपना ट्रांसफर किया कमर्शियल कोर्ट के अंदर। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे उनको हमने ट्रांसफर किया अपने कमर्शियल कोर्ट के अंदर, और जो हाई कोर्ट के अंदर थे उनको हमने ट्रांसफर किया अपने कमर्शियल डिवीजन के अंदर। तो आई होप मैंने काफी कुछ कवर कर लिया है कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के बारे में। जितने क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए अराइज हो सकते हैं वो सब हमने कवर कर लिए हैं, और अभी हम एक वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर, तो आप हमें कंटिन्यू देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर लिख दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।